प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं का दूसरा अध्याय अम्ल, अक्षारक व लवण। अध्याय शुरू करने से पहले हमें इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हमें इस अध्याय में पता होनी चाहिए। पहले तो जैसे नाम यह है अम्ल, अक्षारक व लवण। पहले तो अम्ल की परिभाषा पता होनी चाहिए। सबसे पहले यह परिभाषा आती है अम्ल क्या है, अक्षारक क्या है और लवण क्या है। उसके बाद हम बुक से लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे और इसकी जो भी विस्तार पूर्वक वर्णन होगा वो आपके सामने किया जाएगा। तो सबसे पहले आता है अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? जैसा कि 8वीं क्लास में आपने 8वीं 7वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अम्ल ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदलते हैं। ये देखिए, जैसे पहली परिभाषा हमारी आती है अम्ल। तो इसको रखें, यहाँ से देखते हैं। पहली आती है अम्ल। तो अम्ल की परिभाषा क्या बनती है? इधर से ये, अच्छा अब देखिए, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं और नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और इनका स्वाद खट्टा होता है। जैसे अगर हमने लिया HCl, HCl को अगर जल में क्याउ से इसको जल को हम प्रदर्शित करते हैं, जल में अगर घोलते हैं तो ये देता है H पॉजिटिव यानी धन आयन और उसके बाद देगा Cl नेगेटिव यानी कि ऋण आयन। और ऐसे ही पदार्थ जो धन आयन देते हैं यानी H धन आयन देते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं, उनको हम नाम देते हैं अम्ल। अगर अम्ल में जो आपने नीला लिटमस लिया है, नीले लिटमस को अगर अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग बदल के हो जाएगा लाल। तो ये नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है। खट्टा कैसे? जैसे नींबू खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, मौसमी संतरा खट्टे होते हैं। तो ये सारे अम्ल में आएंगे। तो उदाहरण इसका क्या लिखा हमने? HCl। और दूसरा उदाहरण और लिख सकते हो आप इसका H2SO4। ये इसका दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर दूसरी परिभाषा आती है अक्षार किसे कहते हैं। अब इसके बिल्कुल विपरीत कर लीजिए। अब अम्ल तो वो जो क्या देंगे, अम्ल वो जो H पॉजिटिव देंगे जल में घुलने पर, और अक्षार वो जो OH नेगेटिव देंगे जल में घुलने पर। तो परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें अक्षार कहते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में लिटमस में बदलते हैं और इनका स्वाद कड़वा होता है। उदाहरण के लिए क्या आ जाएगा? KOH। अगर KOH को जल में घोला जाता है, जैसे KOH अगर जल में घोलेंगे तो ये देगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो इसलिए इसको नाम देते हैं अक्षार। दूसरा उदाहरण कौन सा आया? KOH, NaOH। इसके अलावा भी हम और उदाहरण अगर याद करें तो MgOH ट्वाइस, ये दूसरा उदाहरण इसका आता है। फिर आता है तीसरा, जैसे आपका अध्याय था लवण क्या होता है? अम्ल और अक्षार के मिलने से, देखिए क्या लिखा है, अम्ल और अक्षार के मिलने से बनता है लवण। ये लवण हुआ। तो अम्ल अक्षार कैसे? जैसे आपने क्या लिया, HCl लिया, ये अम्ल हुआ। अक्षार क्या हुआ? NaOH ये लिया। अगर दोनों को मिलाते हैं, यानी कि एक बीकर में आपने ऐसे इसमें डाल दिया आपने HCl, ये अम्ल हुआ, और उसके बाद इसमें मिला दिया आपने NaOH, ये अक्षार हुआ। दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने से बनता है लवण। मतलब क्या हुआ कि ये इसमें से Cl और इसमें से Na, ये दोनों अलग हो जाएंगे तो ये बनेगा NaCl, जो नमक का सूत्र है। जो नमक NaCl लिखा जाएगा, सॉरी, तो इसमें लिखा जाएगा NaCl। ये नमक का रासायनिक सूत्र है जो हम घरों में यूज करते हैं। उसके बाद क्या बच गया? OH, और इधर बचता है H, तो हम इसको लिखते हैं H2O। तो ये हमारी तीसरी परिभाषा हुई लवण किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। अम्ल और अक्षार, इससे बनेगा लवण और जल। ये देखिए, इधर से लवण बना और ये जल बना। फिर आता है सूचक। वे पदार्थ जो हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या अक्षार है।
उनको हम सूचक कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे पदार्थ जो लवण और अक्षार को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे लिटमस पत्र, ये एक तरह का सूचक हुआ। सूचक जो हमें सूचना देते हैं, जो हमें बताते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या अक्षार है। अब सूचक भी दो तरह के होते हैं। पहला सूचक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक वो जो प्रकृति से मिला है, इसकी परिभाषा क्या रहेगी? प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे लिटमस विलियन, ये हमें एक थैलोफाइटा, ये 9वीं क्लास में आया था, थैलोफाइटा, और ये एक लीचेन नाम के पौधे से मिलता है। लाल पत्ता गोभी, ये भी एक सूचक का काम करते हैं। हल्दी भी एक सूचक का काम करती है। फिर आता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित जैसे नाम आया, जो बनाए गए हैं वे सूचक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन, ये दो इसके उदाहरण आएंगे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन। जैसे फिनोप्थिलिन के बारे में, फिनोप्थिलिन एक पानी की तरह दिखने वाला तरल पदार्थ होता है जिसका कोई रंग नहीं होता, ये ऐसा, लेकिन जब उसमें अक्षार मिलाया जाता है, अक्षार मिलाया जाता है तो उसका रंग हो जाता है पिंक यानी कि गुलाबी। अम्ल मिलाया जाता है तो उसके रंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हुआ ना कि जैसे उसका रंग बदलता है तो रंग बदलने के हिसाब से हमें पता लग जाता है वो अम्ल है या अक्षार है। अब देखिए फिनोप्थिलिन का अगर कोई रंग नहीं बदलता तो वो अम्ल है, अगर उसका रंग हो जाता है गुलाबी तो इसका मतलब वो अक्षार है। अब है अपघटन। अपघटन के आधार पे अम्ल को दो भागों में बांटा गया। अपघटन का मतलब कैसे वो टूटते हैं। अब देखिए दो तरह के होते हैं, जैसे इसमें देखें HCl, अगर इसको तोड़ा जाता है तो ये बनता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी इसके पास एक H था, उसने एक H दे दिया तो इसका संपूर्ण अपघटन हुआ, ब्रेकडाउन, मतलब संपूर्ण इसका ब्रेकडाउन हुआ, अपघटन हुआ। अब दूसरा लेते हैं हम H2SO4, इसके पास दो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन ये दे देगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, इसके पास दो हाइड्रोजन थे तो दो हाइड्रोजन इसने दे दिए। तो ये पूर्ण तरह से आयन में विघटित हुआ, अपघटित हुआ, तो इसको नाम देंगे परबल अम्ल। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से नहीं टूटते, जैसे ये एसिटिक अम्ल। इसमें देखिए 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जब इसको जल में घोला जाता है तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन देता है। ये देखिए ये सिर्फ एक हाइड्रोजन देता है, ये देता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ दुर्बल अम्ल। तो देखिए दोनों की परिभाषा दी गई है यहाँ पे। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में पूरी तरह अपघटित नहीं होते और कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे CH3COOH। अगर ये याद नहीं रहता तो एसिटिक अम्ल आप नाम लिख लीजिए। इधर बता दिया गया कि इसमें 4 हाइड्रोजन है लेकिन ये एक ही हाइड्रोजन देगा, तो इसलिए इसको नाम दिया गया दुर्बल अम्ल। फिर परबल अम्ल कौन से होते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से अपघटित होते हैं और अधिक मात्रा में आयन देते हैं, जैसे HCl के पास बताया था एक ही हाइड्रोजन था वो उसने दे दिया, H2SO4 के पास दो हाइड्रोजन से दोनों उसने दे दिए, तो ये हुए परबल अम्ल। उसके बाद सांद्रता के आधार पे भी अम्ल को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। अब देखिए दो उदाहरण अगर लें, जैसे किसी एक बर्तन में, ये बर्तन आपने लिया, जैसे इसमें ये आपने जल ले लिया, जल कितना लिया? 95 ml ये जल लिया। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और उसमें सिर्फ 5 ml आपने HCl मिला दिया, यानी कि अम्ल मिला दिया। तो अब इसमें देखिए जल की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा कम है, और ऐसा कोई अगर विलयन बनता है, ऐसा कोई अम्ल बनता है तो उसको हम नाम देते हैं तनु अम्ल, तो उसको तनु अम्ल नाम देते हैं। दूसरा उदाहरण लें कि एक बर्तन में हमने यहाँ पर लिया सिर्फ 5 ml जल, जल का सूत्र होता है H2O, और उसमें आपने मिला दिया 95 ml HCl। अब ये देखिए HCl का नंबर ज़्यादा, मात्रा ज़्यादा हुई, तो ऐसे को हम नाम देते हैं सांद्र।
अगर हम इधर HCl की बजाय अगर हम लेते हैं NaOH, तो ये हुआ अक्षार, कौन सा अक्षार हुआ? तनु अक्षार हुआ। और अगर इधर HCl की जगह हम ले लें NaOH, तो हुआ सांद्र अक्षार। तो यहाँ से देख लीजिए तनु कौन सा होता है? जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल या अक्षार की मात्रा कम होती है, तो तनु विलयन। और दूसरा, अगर जल की मात्रा कम है और अम्ल या अक्षार की मात्रा अधिक है तो उसे नाम देंगे सांद्र। तो सांद्रता के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। सांद्र अम्ल वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा बहुत कम होती है और अम्ल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे 95%, यह आएगा इसमें 95%। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 95% HCl। दूसरा, तनु कौन से होते हैं? जिसमें केवल 5% HCl उपस्थित है। मीन्स इसमें जल, वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो तो उसको तनु अम्ल कहते हैं। फिर आता है तीसरा, अगर इसकी वर्गीकरण देखें तो तीसरा वर्गीकरण आता है उत्पत्ति के आधार पे अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। वो अम्ल जो जीव जंतुओं से मिलते हैं, वो अम्ल जो जीव जंतुओं से मिलते हैं उन्हें नाम देते हैं कार्बनिक अम्ल, और जो हमें खनिज से मिलते हैं उन्हें नाम देते हैं अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल कौन से बनेंगे? जैसे ये दुर्बल अम्ल कार्बनिक अम्ल है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण क्या है? CH3COOH, यही कार्बनिक अम्ल है। इसमें कार्बन उपस्थित है, देखिए इसमें कार्बन उपस्थित है। दूसरा अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं है, जो हमें मिलते हैं खनिज से मिलते हैं, जैसे HCl या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये अकार्बनिक अम्ल हुए। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर दो भाग में बांट सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल। तो देखिए कार्बनिक अम्ल वे अम्ल जो जीव जंतु व पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ये एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आगे जब अध्याय को हम बड़ी ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाए जाने वाला अम्ल है, जबकि एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाए जाने वाला अम्ल है। तो ये आपकी आधी परिभाषा हो गई जो इस अध्याय के लिए ज़रूरी है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि परिभाषा के लिए, तो ये परिभाषा की आपकी वीडियो है और इसमें कौन था? अश्वनी और दूसरा पंकज कृष्ण लाल कुमार। तो आपके थी ये डिमांड की परिभाषा के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो इसको देख लेना और इसको परिभाषा को ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। देखिए अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो हमें खनिजों द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे HCl और H2SO4, ये आ गया। अब अक्षार को अपघटन के आधार पे दो भाग में बांटा गया, जो मैं पहले यहाँ पे बता चुका हूँ आपको कि अक्षार कौन से होते हैं। देखिए प्रबल और दुर्बल में, जैसे हमने प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में देखा था। जो पूरी तरह से टूट जाए, अपघटित हो, तो वो तो हुए प्रबल। जो पूरी तरह से ना टूटे वो हुए दुर्बल। वैसे अक्षार में लिखा जाएगा वे अक्षार जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में OH नेगेटिव यानी ऋण आयन, ऊपर आएगा नेगेटिव, ऐसे ऋण आयन देते हैं। तो ऐसे हुआ ना, जैसे NaOH, ये देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये एक OH देगा, ये हुआ प्रबल, जितने थे उतने दे दिए। अब दूसरा देखिए NH4OH, अब इसके पास हाइड्रोजन तो कितनी है? 5 है, लेकिन OH ये एक ही देगा, ये दुर्बल हुए, जो कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो क्या लिखा है? वे अक्षार जो जल में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते और कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम नाम देंगे दुर्बल अम्ल। फिर आता है गंधिया सूचक, किसे कहते हैं? गंध, जो गंध से पता लगाएं या जिनकी गंध अम्ल और अक्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व अक्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। प्याज की गंध बदल जाती है अम्लीय माध्यम में। वनीला, लौंग का तेल, ये हमारे पास 3 इसके उदाहरण हैं।
फिर आता है उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, ये बिल्कुल शुरू में हमने किया था। शुरू में क्या अभिक्रिया की थी, ये हमारा उदाहरण हो सकता है इसमें। ये देखिए उदासीन अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें अम्ल व क्षार मिलके एक लवण बनाते हैं और लवण होता है उदासीन। तो हुआ अम्ल और अक्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को नाम देते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब ये होता है जो ना तो अम्लीय हो ना ही अक्षारीय हो। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और अक्षार मिलके लवण व जल बनाते हैं उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। तनुकरण, तनुकरण का मतलब ये होता है कि दिए गए अक्षार में या दिए गए अम्ल में, अब ये देखिए जैसे आपने अम्ल लिया, ये अम्ल हमने इतना लिया, ये अम्ल है। अगर दिए गए अम्ल में हम जल मिलाते हैं तो अब ये विलयन बना, ये बना तनु विलयन, जिसमें जल अगर इतना मिलाते हैं, ज़्यादा मिलाते हैं, अम्ल से ज़्यादा मिलाते हैं, और मिलाने की जो प्रक्रिया, जल को मिलाने की प्रक्रिया को नाम देते हैं तनुकरण। तो देखिए अम्ल या अक्षार में जल मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण नाम देते हैं। इससे क्या होगा, अम्ल और अक्षार का प्रभाव कम हो जाता है, वो उतना ज़्यादा अम्लीय नहीं रहता, अम्लीय कम हो जाता है और उसकी अक्षारीयता भी कम हो जाती है। फिर आता है सावित्रिक सूचक। अनेक सूचकों के मिश्रण से बना, अनेक सूचकों के मिश्रण से बना सूचक जो विलयन में अक्षार और अम्ल की प्रकृति को बताने के साथ साथ उसकी प्रबलता भी बताता है। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सूचक जो कई सूचकों से मिलके बना है और हमें ये तो बताता ही है, देखिए एक बार इसको इधर से, ये देखें, हमें ये तो बताता ही है कि वो जो विलयन दिया गया है वो अम्लीय है अक्षारीय है, पर यह भी बताता है कितना अम्लीय। देखिए 7 से नीचे अगर आते हैं तो ये पीएच स्केल है जो आगे आएगी परिभाषा, 7 से नीचे आते हैं तो ये बनेगा अम्ल। अगर किसी की पीएच आती है, पीएच आगे आएगी, क्या होती है पीएच, पीएच का मतलब ये होता है किसी विलयन में कितने H पॉजिटिव आयन उपस्थित हैं। यहाँ तक हो गए। 0 से 7 अगर पीएच का मान आता है तो इसका मतलब अम्ल है, 7 से 14 आता है तो इसका मतलब अक्षार है। तब कितना अम्ल, अम्ल तो देखिए 6 पे भी अम्ल हुआ, 0 पे भी अम्ल हुआ, 1 पे भी अम्ल हुआ, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। अम्लीयता कितनी है या फिर अक्षारता कितनी है, तो अम्लीयता का मतलब अगर उसका पीएच मान आता है 0 और दूसरे का आता है 3 तो जिसका कम है वो ज़्यादा अम्लीय हुआ। वैसे अक्षारीय देखिए, एक का 12 आता है, एक का 9 आता है, तो जिसका ज़्यादा है, ज़्यादा कौन सा है, 12 है, तो ये हुआ अक्षारीय, प्रबल अक्षारीय, और 9 आता है तो दुर्बल अक्षारीय, उसके हिसाब से। वैसे जितना कम पीएच मान जितना कम आएगा, 0 की तरफ जितना आएगा उतना प्रबल अम्ल, और 14 की तरफ जितना जाएगा उतना प्रबल अक्षार होगा, और 7 आएगा तो वो ना अम्ल होगा ना अक्षार होगा, वो होगा उदासीन विलयन। तो ये कई मिश्रणों से मिलके बनता है, कई प्रकार के सूचकों से मिलके बनता है, तो इसको सावित्रिक सूचक कहेंगे। दोबारा देख लें, ऐसे अनेक सूचकों के मिश्रण जो दिए गए विलयन में अम्ल व अक्षार की प्रकृति को बताने के साथ साथ उसकी प्रबलता का भी वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कितना ज़्यादा वो प्रबल है। फिर आता है पीएच स्केल, जो अभी दिखाया था आपको पीएच स्केल। अब ये होता है पीएच स्केल जिसमें 0 से लेकर 14 तक की, ऐसे 0 से लेकर 14 तक की एक अलग अलग रंग में इसको दिखाया गया है। अब देखिए बहुत ज़्यादा लाल है तो 0, अगर थोड़ा सा पीला रंग है तो 4 या 5 होगा, हरा रंग आएगा तो 5 या 6 होगा, और फिर नीला रंग होता चला जाएगा और गाढ़ा नीला रंग होगा तो वो 14 होगा। और मैंने बता दिया आपको कि 0 से 14 तक ये होता है, ये पीएच मीटर है। अब देखिए पीएच मीटर को हम ऐसे देखते हैं, स्केल को, अगर किसी विलयन का 7 पीएच मान आता है तो 7 पीएच मान आता है, 0 से 7 तक तो हुआ अम्ल, 7 पे हुआ उदासीन, वो ना अम्ल है ना अक्षार है, उदासीन, और 7 से 14 पे हुआ अक्षारीय, ये हुआ अक्षार, ये ऐसे। अब ये क्या बताता है, पीएच स्केल बताता है अगर किसी विलयन में H पॉजिटिव, ये
H पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा है किससे, OH नेगेटिव से। तो ये हुआ अम्ल या अम्लीय विलयन। अब उल्टा हो जाए, H पॉजिटिव की मात्रा कम है किससे, OH नेगेटिव से, तो ये हुआ अक्षारीय। अगर दोनों की मात्रा बराबर है ऐसे, तो ये उदासीन। तो ये मात्रा कम है ज़्यादा है, ये कौन बताता है, ये हमें बताता है pH मीटर या pH स्केल। तो देखिए क्या लिखा गया है, pH स्केल वह स्केल जो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन को ऐसे लिखते हैं H पॉजिटिव आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, तो ये भी देखिए, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, ऊपर की तरफ लिख दें तो अधिक है, तो pH मान कम होगा। ये याद रखें, ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है तो pH मान कम होगा, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो pH मान अधिक होगा। ये आपको याद रखना है जैसा कि लिखा गया है। फिर आता है अम्लीय वर्षा। जब वर्षा होती है तो उससे जो जल भूमि पर आता है, देखिए होता क्या है कि जो पहली बारिश होती है किसी भी मानसून में, या जैसे भी बहुत टाइम बाद अगर पहली बारिश होती है, तो क्या होता है कि हम अपने वाहनों में पेट्रोल का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, या फिर डीजल का प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कोयला जलाया जाता है, तो इन सब से निकलता है सल्फर। और जब सल्फर को जलाया जाता है तो वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करके वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में ऐसे उपस्थित होती है। और जब बारिश होती है, खासकर पहली बारिश जब होती है मानसून की, तो उसमें से जल नीचे आता है, और यहाँ पर क्या उपस्थित होती है वायुमंडल में, सल्फर डाइऑक्साइड। ऊपर से क्या आया, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, H2O। ये दोनों मिलके दो तरह का अम्ल बनाते हैं। पहला अम्ल बनाते हैं H2SO4, यही याद रखिए, कॉमन यही आया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा अम्ल बनाते हैं H2SO3, ये सल्फरस अम्ल होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फरस अम्ल। अब ये सल्फरस या सल्फ्यूरिक अम्ल वह जल के साथ होता हुआ नीचे आएगा। जमीन पर जो पौधे हैं या जो जीव जंतु हैं उन पे बारिश होती है। तो अगर इस वर्षा का pH मान, देखिए जैसे अम्ल मिलेगा तो pH मान कम होगा। अगर pH मान घटकर 5.6 से कम आ जाता है, 5.6 से कम आ जाता है, तो इस बारिश को, इस वर्षा को हम नाम देते हैं अम्लीय वर्षा। तो देखिए, यदि वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो इस वर्षा को नाम देते हैं अम्लीय वर्षा। फिर आता है क्लोर अक्षार प्रक्रिया क्या होती है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड ये हुआ NaCl, इसके जलीय विलयन को में से, जलीय विलयन मतलब अब इसमें जल मिलाना पड़ेगा। जल में क्या होगा, H2O, ये हुआ जलीय विलयन इसका। तो कि जलीय विलयन तो इधर में क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। इसको अगर संतुलित करते हैं, 2NaCl को जलीय विलयन में जल में मिलाया जाता है, और जल में मिलाने पर, तो इसको थोड़ा नीचे लिख लीजिए, ये लिया आपने सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको जल में मिलाया तो ये बना जल H2O। और जब इसमें से विद्युत धारा गुजारी जाती है, विद्युत गुजारी जाती है, तो इससे बनता है NaOH अक्षार, और बनती है क्लोरीन, ये हुआ अक्षारीय, और ये बनी क्लोरीन, और बनती है हाइड्रोजन गैस, ये हुआ। तो क्लोर अक्षारीय विधि ये होती है क्लोर, जिसमें क्लोरीन और अक्षार दोनों बनते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में से विद्युत धारा को गुजारा जाता है, तो एक धारा आएगा, विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो सोडियम क्लोराइड का वियोजन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इसको लिख सकते हो NaOH को। और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन और दूसरी एक और गैस बनेगी हाइड्रोजन गैस, ये बनती है।
तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। फिर आता है क्रिस्टलीय जल या क्रिस्टलन जल। लवण के सूत्र में एक इकाई सूत्र में जल के जितने निश्चित अणु उपस्थित होते हैं उसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे नीला थोथा या फिर कॉपर सल्फेट में ये जो 5 अणु लिखे हैं, ये अणु क्रिस्टल जल के रूप में उपस्थित हैं। अब ये अणु ऐसे लिखना है, इसको अणु एक जगह और लिखा है, ये अणु ऐसे आ जाएगा तो इसको लिखेंगे अणु, इसको भी अणु लिखेंगे ये ऐसे। तो ये जो उपस्थित है, ये जल के 5 अणु जो इसमें उपस्थित है, ये क्रिस्टलन जल के रूप में उपस्थित है। दूसरा धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2 बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है Na2CO3 इंटू 10H2। इसमें 10 अणु उपस्थित है जल के, तो ये इसका क्रिस्टलीय जल हुआ। फिर एक पूछा जाता है पीओपी वो जो होती है जो घरों में छत को सजाने के लिए जो प्रयोग की जाती है, या फिर कहीं से अगर हड्डियां टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने के बाद जो प्लास्टर किया जाता है वो पीओपी का किया जाता है। तो उसकी कई बार उसका मतलब क्या होता है पीओपी का, ये पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वो होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अंत में आता है परती अमल। परती अमल में इसको ख़त्म करने से पहले देखिए, हम अगर शुरू करते हैं अपना अध्याय, ये देखिए परती अमल हमारा आया। ये इसलिए ज़रूरी थी परिभाषाएं। हाँ भाई, एक बार इनको लिख लेना आप, जैसे आपको बताई गई है वैसे अपनी नोटबुक में आप इसको लिख लेना। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया। पिछली कक्षा में आपने अध्ययन किया है कि भोजन का खट्टा व कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल व क्षार के कारण होता है। जैसे पहली बार परिभाषा में आ चुका है, अम्ल खट्टे होते हैं तो क्षार कड़वे होते हैं। यदि आपके परिवार में कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होता है, मतलब उसको एसिडिटी हो जाती है, अम्लता हो जाती है, तो आप उसमें क्या उपचार सुझाएंगे? ये हमारा पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर। और इसकी अंतिम परिभाषा यही बनती है, प्रति अम्ल। अम्ल के प्रति यानी कि अम्ल के अपोजिट जो काम करते हैं, विरुद्ध जो काम करते हैं, यानी अम्लता को कम करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए किया जाता है, जैसे बेकिंग सोडा। तो इसने पूछा है कि आप उस घर में, आपके घर में जो भी व्यक्ति है जिसको अम्लता हो जाती है उसको क्या दोगे? नींबू पानी दोगे, सिरका दोगे या बेकिंग सोडा दोगे? तो यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि बेकिंग सोडा अगर हम देंगे तो अम्लता का प्रभाव कम हो जाएगा। तो प्रति अम्ल वो है जो अम्लता का प्रभाव कम करते हैं। तो इस वीडियो में तो हम सिर्फ और सिर्फ ये एक बार इसको वीडियो को रोक के, जब भी करें तो आप इसको वीडियो को रोक के वहीं पर और ये परिभाषाएं लिख लीजिए इसकी। जैसे 5 तक तो ये आ गई परिभाषाएं, इस वीडियो को यहीं पे रोके तो ये लिख लें। 5 के बाद ये 10 तक आ गई, 13 तक, 13 और 1 ये 14 हो गई। फिर इधर से 15 से 21 तक इसको लिख लीजिए। बिल्कुल सरल भाषा में लिखी गई है, जैसा आप बोलते हो बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए ये आप अपनी नोटबुक में इनको लिख सकते हो, ये। और लास्ट में लास्ट परिभाषा। तो इसके बाद अगर आपको इसमें से अगर 27-28 परिभाषा है, अगर कोई फिर भी समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप सिर्फ परिभाषा का नंबर लिख सकते हो, तो दोबारा आपको बता दी जाएगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही करते हैं अम्ल, क्षार और लवण में। और अगले वीडियो में, और ये बताया था कि स्पेशल पंकज और अश्विनी, आप दोनों ने स्पेशल कहा था कि इस टॉपिक वीडियो बनाने के लिए, तो एक बार इसको लिख लीजिए और कल कॉपी चेक कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।